वेलकम वेलकम टू बक बक विद करण राजदान। आज हमारी गेस्ट है निहारिका, जो एक एस्ट्रोलॉजर है और वो कुछ तंत्र मंत्र की, कुछ साधना की, कुछ ऐसी बातें बताएंगी जो आपने कभी सुनी ना हो। वेलकम निहारिका, मोस्ट वेलकम। आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके तो इर्द गिर्द आगे पीछे लोग पढ़ते होंगे तो वो आपसे निहारिका जी किस तरह के सवाल पूछते हैं? और मैंने तो ये भी सुना है कि आप ऑनलाइन पे भी सलाह देती हैं, अलग अलग ऐप्स पे जी। तो किस तरह के सवाल आते हैं आपके पास निहारिका जी? बहुत अजीब अजीब तरह के सवाल होते हैं। जैसे तो आजकल के कुछ लोग बोलते हैं कि पहले बताइए कि मैं अरबपति बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मेरी कुंडली में दिख रहा है। अगर उनको फैक्ट बता दो कि नहीं वो चीज़ नहीं दिख रहा है, नहीं वो आप ध्यान से देखिए, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है, तो लेकिन एक तरीके से कॉन्फिडेंस सही भी लगता है। दूसरा सवाल ये होता है कि जैसे मैं इससे प्यार करता हूँ, मुझे ये इंसान चाहिए, या फिर जिसकी शादी हो चुकी है मुझे ये मेरे लाइफ में वापस चाहिए ऑलरेडी। मतलब मैं तो इतनी शॉकिंग हूँ कि एक हस्बैंड है जो शादीशुदा है, वो लड़की भी शादीशुदा हो चुकी है, लेकिन वो उसको उसके लाइफ में चाहिए, और दोनों के दो बच्चे हैं। अरे बाप रे, यानी उसका पति है लड़की का, हाँ। और इस हस्बैंड की पत्नी है जी। दो बच्चे हैं, दोनों तरफ बच्चे हैं। माय गॉड। और उसको अब भी वो अपना पुराना प्यार चाहिए, ये पुराना प्यार है कि? ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं जिसमें मैंने कभी देखा कि हस्बैंड बोलता है कि मेरी वाइफ बताओ, मेरी वाइफ मेरे से लॉयल है कि नहीं, लॉयल है कि नहीं, ठीक है, वफादार है नहीं, और उस हस्बैंड की 3 गर्लफ्रेंड है और तीनों गर्लफ्रेंड की फीलिंग चेक कर रहा है कि वो लॉयल है कि नहीं। हे राम, ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग यानी कि हस्बैंड की 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, हाँ। और वो अपनी पत्नी के बारे में उसकी वफादारी चेक करना चाहता है, और वो 3 गर्लफ्रेंड्स की भी वफादारी। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। और लड़कियां किस तरह के प्रपोजल्स के साथ आती हैं या क्या पूछती हैं आपसे? देखिए, लड़कियों का भी मैंने ये देखा है कि जैसे एक कोई एडवोकेट थी, वो ऑलरेडी उनके 3 डिवोर्स हो चुके हैं, और उनका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन उस बॉयफ्रेंड के साथ में वो शादी नहीं करना चाहती है। अब वो चौथे मैरिज के लिए कर रही है। मतलब लोग आते हैं कि आपके पास कुंडली आती है, आप मेरा उससे मैच कर दीजिए, मुझे चौथी शादी करनी है। और सपोज़ उनको फैक्ट बता दो कि देखिए, एक मेरा एक कहाना है कि आपने नहीं निभा, पहला नहीं निभा, दूसरा नहीं निभा, तीसरा नहीं निभा, अब चौथा कैसे 100% है कि निभेगा ही। सही है। तो उनको सुनना नहीं है। और लड़कियों का मोस्टली मैंने ये देखा है कि वो भी कहीं ना कहीं अपने मैरिड लाइफ में जो खुश नहीं है, जो शादीशुदा है, वो भी ढूंढ रही हैं। उनका भी मतलब एकदम मुझे ऐसा लगता है कि पूरा मैसअप हो चुका है चीज़ें। लाइफ में किसी के प्यार नहीं है, एक्चुअल लाइफ में फैक्ट क्या है उनको देखना नहीं है, कि जीवन चलना कैसे है वो उनको देखना नहीं है। दूसरी चीज़ है कि कुछ लड़कियां मैं देखती हूँ जो 18-20 साल की हैं, वो किसी के प्रति इतना ये हो गई हैं कि नहीं मुझे ये व्यक्ति चाहिए, चाहे वो शादीशुदा हो। तो फिर आप क्या करती हैं? देखिए, बहुत सारे केसेस में तो मैं सामने वाले को समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले तो डायरेक्टली नो नहीं बोला जा सकता है, उनको प्यार से समझाया जाता है, ठीक है आप पहले आप ये कीजिए। तो मोस्टली मैं उनको मेडिटेशन में ध्यान लगाती हूँ। मेरे मोस्टली केसेस में लड़कियाँ खुद कही है। जैसे एक केस था, कोई एक लड़की थी, जब मेरे पास आई ना तो वो बिल्कुल ही शादीशुदा था व्यक्ति, उससे करीब 15 साल बड़ा था, और वो उसके बच्चे थे, और ये लड़की 18 साल की थी। व्यक्ति के 2 बच्चे थे। वो टोटली उसके लिए पागल थी। वो कहती है कि मुझे इसकी वाइफ के ऊपर मारण कर दो, आप इसको ख़त्म करो। आप मारण ज़रा समझाइए हमारे सुनने वाले और देखने वालों को। जैसे तंत्र होता है, लाइक तंत्र एक टेक्निक है जिसमें ना मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन ऐसे अलग अलग क्रियाएं होती हैं। मारण ऐसा होता है जो कि ये ना इतनी बड़ी चीज़ है, इसे हर कोई नहीं कर सकता, इंक्लूडेड मी ऑल्सो। ये इसके लिए बहुत बड़ी साधनाएं लगती है। ये आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अघोरियों के जैसा घूमते रहें। आजकल के छोटे छोटे तांत्रिक हैं जो छोटी छोटी सिद्धियों को हासिल करके कुछ कुछ चीज़ें कर लेते हैं। हर ह्यूमन बॉडी के अंदर कैपेसिटी है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना, किसी चीज़ को छोटी मोटी अपनी सिद्धि करके उस चीज़ को अचीव करना। नॉट लाइक मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बहुत साधनाएं कर रही हूँ तो मैं ये नहीं, हर व्यक्ति कर सकता है। मारण एक बहुत बड़ी क्रिया होती है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति पे मारण कर दिया, मैंने पूरी शक्ति लगा के उस पर डाकिनी का ये उपयोग करके माता काली का, और मैंने उस व्यक्ति पे मारण कर दिया, तो धीरे धीरे वो बीमार पड़ते पड़ते उसकी डेथ हो जाएगी। अरे बाप! ये
लोगों के दिमाग में ना ये शंकाएं, आजकल के जो छोटे छोटे तांत्रिक बन गए हैं, ये चीज़ें इतनी इजी नहीं होती है, हर कोई कर नहीं सकता। लेकिन आज लोग किसी चीज़ को पाने के लिए इतना पागल हो चुके हैं कि नहीं मुझे चाहिए। तो उस लेडी का मैं बता रही हूँ कि पहले क्या हुआ कि वो तो ऑलरेडी बहुत लोगों के पास जाके किसी एक मेरे ही एप्लीकेशन पे एक परिचित व्यक्ति था, उसको ऑलरेडी बहुत पैसे उसने दे दिया था, उसने काफ़ी टाइम तक ये किया, फिर वो मेरे पास आई। तो धीरे धीरे मैंने पहले उसको विपाशना भेजा। मैंने कहा ठीक है, मुझे मतलब बच्ची प्यारी थी, मैंने देखा भी कि मतलब बच्ची का 18 साल की है और वो चाहती है कि उसके बॉयफ्रेंड की पत्नी मर जाए। हाँ मर जाए तो वो मुझे मिल जाएगा। अब इसमें पूरा जो ये है ना, वो लड़का है, वो क्या कहते हैं, सबसे पहले लड़की को अगर उनको ये करना है, नहीं मेरी वाइफ, मेरे पर्सनल लाइफ में ना मैं बिल्कुल खुशी नहीं, मैं शादीशुदा अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ। मतलब वो रोता है कि मैं शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि जब तुम प्रेम में थे ही नहीं तो आज कैसे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, अपना ये देख रहे हो। तो ऐसे ना पहले वो लड़कियों को अपने अंदर पूरा ये कर लेते हैं, अपने प्रति पूरा आकर्षित कर लेते हैं। अब जब लड़की ने अपना 100% दिया, तन मन धन से आपके ऊपर समर्पित हो गई, तो वो तो ये कहती है ना कि मेरा इन्वेस्टमेंट लग गया यहाँ पे, मेरी तो पूरी लाइफ की, मेरी पूरी चीज़ें मैंने इन्वेस्ट कर दिया, जो मेरे पैसे थे वो भी लगा दिए इसके चक्कर में। उसके बाद में जैसे वो लड़की जब मेरे पास आई, मैं वो बता रही थी, तो आपने विपाशना में भेजा? मैंने उसे 10 डेज़ के लिए विपाशना में भेजा। तो विपाशना ऐसा होता है कि जब आप 10 दिन तक मौन व्रत में रहते हो, कुछ नहीं बोलते हो, तो आपको ना अपने अंदर झांकने की मिलती है कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद में जब 11वें दिन उसका जब मौन व्रत खुला, तो सबसे पहले जब उसको सेल फोन मिला, उसने मुझे कॉल किया। तभी उसके दिमाग से गया नहीं था कि ये मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसके अंदर ना एक समता का भाव हो गया था, मैं कोशिश करूंगी, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक है। मतलब उसकी पत्नी को मारना नहीं है। प्रभु। आपने उस दिन मुझे 3 तरह के मंत्रों के बारे में बताया था, आप उस बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी ज़रूर। जैसे देखिए, मंत्र साधना की मैं बात कर रही थी। एक होता है वैदिक मंत्र, एक होते हैं साबर मंत्र, और एक होते हैं तंत्र मंत्र। अब जो वैदिक मंत्र होता है, जो मैं कह रही थी कि हम अपने ना आराध्य से ना अर्जी लगाते हैं, भगवान को या माँ काली को, किसी भी, जो भी हमारा आराध्य ईश्वर, अल्लाह, कोई भी, उसको हम एक अर्जी लगाते हैं। दूसरा होता है साबर मंत्र। अर्जी लगाते हैं कि ये मेरा काम कर दे। जैसे एक होता है ना कि ठीक है, मैं आपके पास अर्जी लेके आई, हम करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। मैंने अपना एक दिया, जैसे हम कोर्ट में सबमिट करते हैं कोई चीज़, ठीक है, आप हैं जज, आपको क्या करना है। तो एक वैदिक मंत्र होता है जिसमें हम प्यार से भगवान से कहते हैं कि ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये चीज़ का सॉल्यूशन है, आप कैसे कर सकते हैं। दूसरी एक होती है साबर मंत्र, जो कि एक हमारे ना ठेठ भाषा का, आप अगर साबर मंत्र को पढ़ेंगे तो बहुत इजी टू समझने के लिए, इजी टू बोलने के लिए, हिंदी की एक प्रचलित जो देहाती भाषा होती है, उसमें वो साबर मंत्र है, जिसमें एक बच्चा अपने माँ से या पिता से जिद करता है कि ये करना ही है, नहीं ये कर दीजिए, ये दिला दीजिए, जैसे और छोटा बच्चा कहता है ना, आप ये कर दीजिए तो मैं ये कर लूँगा। तो वो उस तरीके से वो भी मंत्र ठीक है। अब होता है तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र में एक होता है वाम मार्ग, एक होता है दक्षिण मार्ग। अब जो वाम मार्ग है उसमें अलग अलग क्रियाएं यूज़ होती है, जिसमें जिसका अगर आप वाम मार्ग को चूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा हो ना हो, नुकसान ज़रूर होगा। अच्छा, वो वाम मार्ग जिसको हम करते हैं मारण, मोहन, उच्चाटन, जिन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें अलग अलग शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब दक्षिण मार्ग जो तंत्र होती है, आपको उसका फ़ायदा हो ना हो लेकिन नुकसान नहीं होगा। अच्छा, तो तंत्र में भी ये 2 तरीके के। तो मतलब इसमें आप जिद पे अड़ जाते हैं कि आपको ये माँ काली करना ही है, मजबूर कर देते हैं। मतलब हम अपने आराध्य को ही, और जैसे इस पे होता है ना, इन शक्तियों में भूत प्रेत पे भी वश में किया जाता है, आत्माओं पे भी वश करके कि आपको करना ही है। जैसे कुछ लोग जिन रख लेते हैं, कुछ लोग आत्माएं रख लेते हैं कि नहीं आपको तो करना ही है ये चीज़। ये तो यानी कि ये जिन और ये आत्माएं, और यहाँ तक कि महाकाली, जो डाकिनी रूप का महाकाली की ही पूजा होती है, उन्होंने भी बांध के ये क्रियाएं की जाती है कि नहीं करना है। जैसे उसमें वो इंसान अपनी पूरी शक्ति, पहले तो वो आत्महनन पहले ही कर देता है। वो आत्महनन, जैसे आपने आत्मा का हनन कर दिया, आपने जब आप एक इस तरीके के तंत्र साधना में जाते हैं तो खुद की आत्मा का हनन कर देते हैं। मतलब आत्मा को मृत्यु के घाट उतार दिया।
मृत्यु के घाट ही उतर गया ना। अगर आप किसी का बुरा और भला सोच नहीं सकते हैं, आप जो विद्या कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, आपने सिर्फ ये देख लिया कि इस व्यक्ति ने मुझे नुकसान पहुंचाया है और मुझे इसे बर्बाद करना है, तो आपने आत्मा का हनन कर लिया। अगर आपकी आत्मा रहेगी तो आप ये कहेंगे ठीक है, इसने जो किया इसका कर्मा है और मुझे मेरे कर्म में बढ़ना है, मुझे अपना कर्म खराब नहीं करना है। तो जब इस पहले विद्या में जब जाते हैं तो इंसान अपने आत्मा का हनन कर देता है। उसके बाद में इस विद्या का प्रयोग करके मुझे ये करनी है, मुझे किसी, अब कोई स्त्री है बहुत सुंदर लग गई, अब तो मुझे ये चाहिए ही, तो सम्मोहन। अब आप समझिए जितने भी राक्षस थे, रावण थे, महिषासुर थे, इन्होंने यही मार्ग का ये किया और उसके बाद में उनका क्या हुआ, सबका सर्वनाश हुआ, खत्म हुए। तो उन्होंने अपनी इस साधनाओं को करके सिद्धियां प्राप्त की, उन्हें वो शक्तियां मिली और उन शक्तियों का उन्होंने दुरुपयोग किया और जिसकी वजह से उनका अंत हुआ। यानी कि साधना की, सिद्धियां मिली, फिर उसका दुरुपयोग होता है और फिर आपका विनाश होता है। बिल्कुल। एक बात बताइए, ऐसी कोई कहानी है जिसमें वशीकरण से आपने देखा हो किसी ने शादी कर ली हो लड़की को अपने बस में करके? बड़ी लंबी कहानी आप सुनना चाहेंगे? अच्छा, जरूर। बहुत करीबी की किसी की कहानी है। पॉलिटिशियन फैमिली थी, एक लड़की थी, मतलब आपको मैं कहूँ कि अगर आप उस लड़की से मिले तो बहुत खुश हो जाएं, अपनी नियमों पे जीने वाली। और साधक भी थी, साधना भी करती थी। उसे ना ऐसा नहीं था कि उसे जीवन में कभी विवाह नहीं करना था, लेकिन उस समय विवाह नहीं करना था। अब एक लड़का मिला, लड़का बहुत ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक। उस लड़की को किसी ने कहा भी, उसके ही आसपास के लोगों ने, कि ये लड़का ना थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तुम इससे बात करो, इससे काउंसिल करो, उसे समझाओ। तो एज अ फ्रेंड दोनों फ्रेंड्स हुए। अब लड़के लड़की साथ में रहने लगे, आपस में दोनों के बीच में प्रेम हुए। लड़के ने क्या किया कि तब लड़की के ऊपर ऐसा वशीकरण किया, जैसे कि एक एमपी में माता काली का मंदिर है, वहाँ से उसने उस लड़की के ऊपर वशीकरण किया। पॉलिटिशियन फैमिली का, मतलब एक पॉलिटिशियन का बेटा, बिगड़ा हुआ बेटा, उसके ऊपर। तो मतलब वो मध्य प्रदेश में किसी तांत्रिक से मिला? हाँ, एक आल्हा के ग्रुप के हैं आज तक, वो अभी भी उनकी वंशज है वहाँ पे, तो वो उनके थ्रू उसने उस लड़की के ऊपर तंत्र किया। अब लड़की तो जैसे आप समझिए तब उस लड़की की उम्र करीब 21-22 साल थी, और जो मैंने बताया कि एकदम फ्री फील जीने वाली, हर चीज़ को अचीव करने वाली, और आज के मॉडर्न में होने के बावजूद भी साधक थी, साधना करती थी। जब वो शादी का दिन था उसका, मुझे याद है, वो मुझसे कह रही थी कि ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा। मुझे ना ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे ना मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और उसने लड़के से भी कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे साथ ना कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे भाग जाना चाहिए। तो बोला नहीं ये होता है, एंजाइटी होती है, ये। शादी हो गई दोनों की। शादी के डे 1 से ही लड़के ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। और अच्छा, इसमें कैसी थी कि उसकी जो लड़के की मॉम थी वो भी एक तंत्र साधना में थी, वो भी एक तरीके से घर में दिखती थी तो बहुत बोलते हैं ना सोफिस्टिकेटेड टाइप की, लेकिन एक तरीके से इस तरीके की साधना करती थी। अब लड़की जब शादी हुई तो लड़की ने काफ़ी प्रॉब्लम फेस की है, और शादी के करीब 2 महीने बाद ही ना लड़की ने उस लड़के को लिख के दिया कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इससे निकलना है, इस मैरिज से, हाँ मुझे निकलना है। अब लड़का ना उसको इन्फ्लुएंस करके किसी डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर भी उनका फैमिली डॉक्टर था। लड़की को काउंसिल किया, नहीं आप लोग साथ में रहो, टाइम स्पेंड करो, और लड़की और लड़के को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं बाहर भेज दिया। अच्छा, डॉक्टर ने भी अपना वहाँ पे एक उत्तरदायित्व निभाया, कहा कि आप लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते बिकॉज आपके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। बट लड़के को ये था कि मुझे इस लड़की को तो वापस लाना है, तो सबसे बेस्ट है कि प्रेग्नेंट कर दो, तो उसे आना ही पड़ेगा। अब वही हुआ, दोनों जब गए तो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेगनेंसी की वजह से लड़की को वापस उस घर में जाना पड़ा। अब जब प्रेगनेंसी की वजह से लड़की को जब वापस जाना पड़ा तो जो दोनों के बीच में और प्रॉब्लम बढ़ने लगी। मतलब मुझे याद है कि वो प्रेगनेंसी में भी इतनी तकलीफ़ में रहती थी, उसने कई बार खुद को अटेम्प्ट टू सुसाइड किया कि मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं ठीक है एक बार मैरिज को एक बार चांस दे दो, बट उसे पता था कि इस मैरिज में कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, अब चलो उसने सोचा कि शायद बेबी हो जाए, बच्चा हो जाए तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगा। ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बच्चा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा हो गया, अब मदर इन लॉ ने क्या किया, मदर को बच्चे को फीड करने के लिए ही नहीं दिया। अरे बाप रे। ठीक है, अब लड़की ऑलरेडी पहले डिप्रेशन में जा चुकी थी, प्रेगनेंसी की वजह से उसकी दवाइयाँ बंद की, और डॉक्टर ने पहले कहा था कि जब आफ्टर डिलीवरी ये रिबॉन्ड करेगा। जो मदर इन लॉ थी उसने बच्चे को फीड करने ही नहीं दिया। अब एक तरीके से ना वो सिर्फ उनके घर की फर्नीचर बन के रह गई थी।
एक कोने में, डिप्रेशन में, एक कमरे में बंद, और डिप्रेशन की गोलियां खा रही है, मल्टीपल टाइम उसने सुसाइड कर लिया। और छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसका बच्चा धीरे धीरे 2-2.5 साल का हो गया, और बच्चा उसको दीदी बोलता था, बिकॉज मेड दीदी बोलती थी। तो एक होता ना इंसान का अवेकिंग मोमेंट होता है। उस समय उसकी दशा भी खराब चल रही थी, राहु की महादशा में शनि की अंदर दशा चल रही थी, तो जिसकी वजह से उसको वो दुख भोगना भी था समय का। मैंने उसे यही समझाया कि समय का प्रारब्ध था, कट गए तुम्हारे। एक बार ये कोविड का समय था, जब उसको एक ये हुआ कि नहीं, कोविड के समय में एक मेड आई उसके घर में, तो ना उसने ना वो बच्चे का टेक केयर करती थी मेड, तो उसने ना धीरे धीरे समझी कि अरे मेड अच्छा। उस वक्त क्या था कोविड के समय में कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जिनके पास मुंबई में रह रहे थे, जॉब नहीं था, तो वो ना लोगों के घर काम करने लगे थे। तो वो पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड मेड थी, वो गई और उसको समझ में आया कि यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, तो ना वो बच्चे को साथ में ले लेके जो मेरी फ्रेंड थी उसको बोलने लगी कि आप भी पार्क में चलो। जाने लगी, तो फर्स्ट टाइम जब उसने अपने बच्चे के, जब उसका बच्चा उसको दीदी कहा और मेड ने बोला ये दीदी नहीं, ये मम्मा है, और जब फर्स्ट टाइम उसने मम्मा सुना तो उसको लगा कि नहीं, क्योंकि उसके मातृत्व को खत्म कर दिया था उसकी सास ने। अब अच्छा उसके ऊपर ये तो वो जाग से गई। हाँ, जाग से नहीं गई, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर ये जब किसी के ऊपर तंत्र क्रिया हो जाती है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि सामने वाला वशीकरण कर रहा है कि ये रहे मेरे घर में। सुख भी नहीं है उसमें, वो कंटिन्यू चीज़ें हो रही हैं। जब भी थोड़ा वो एक्शन लेती थी, जैसे जब मुझसे भी बात करती थी, मैंने भी उसको कहा कि नहीं तुम्हें इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, करना, एक्शन लेती थी। उसके हस्बैंड की रिकॉर्डिंग्स उसने मुझे सुनाए थे। हस्बैंड किसी वहीं पे एमपी में बात करता था, कहता था 5 बजे तक रुक जाओ, असर हो जाएगा, और सही में 5 बजे को वो शांत हो जाती थी। अच्छा। उसके दिमाग को एकदम बांध दिया गया था। ऐसे होते होते ना जब उसने माँ सुना तो वो ना अपने बच्चे के पास समय बिताने लगी। अब जब बच्चे के पास समय बिताने लगी तो उसकी सास इनसिक्योर होने लगी। जब मेरी उससे बात हुई, मैंने बोला तुम क्या करती थी, तुम मुझे बताओ कि जिसकी तुम आराध्य थी, जिसकी तुम आराधना करती थी, उनसे बढ़कर कोई तंत्र मंत्र कुछ भी है? उनके बगैर कुछ हो सकता है? तुम अपनी साधना स्टार्ट करो। उसने अपनी साधना स्टार्ट की कि नहीं, मुझे तुम ही इससे निकालोगी। माता दुर्गा की वो साधना करती थी, उसने किया और धीरे धीरे चीज़ें निकल गई। और उसने अपने जो डिप्रेशन की मेडिसिन थे उसको धीरे धीरे कम करते करते, रिड्यूस करते करते बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उस घर से भी निकल गई। और लड़का आज भी रेडी नहीं है उसको डिवोर्स देने के लिए। वो ठीक है, मत दो डिवोर्स, लेकिन मैं तो अब अपने शर्तों पे जीऊँगी। आज अपने बच्चे को लेकर अपना वो जीवन अकेले निर्वाह कर रही है, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में कि, और आप मतलब ये है जैसे मैं कहती हूँ ना कि मेरी माता से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरे महादेव से बढ़कर कुछ नहीं, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, वो देख लेंगे। तो वही एटीट्यूड उसको भी है कि नहीं, अब वो माता दुर्गा के, मेरी माता से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या बात है। तो तंत्र ये होता है, कुछ समय के लिए असर होता है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। आपकी इच्छा शक्ति, आपके आराध्य के ऊपर आपका क्या समर्पण है, ये इस पर डिपेंड करता है, कितना भी बड़ा तंत्र हो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप उस दिन मुझे कुछ पुरानी आत्माएं और नई आत्माएं इनके बारे में भी बता रही थी। जी, मैं कह रही थी ओल्ड सोल, न्यू सोल्स। अब एक एग्जांपल देती हूँ। एक छोटा सा बच्चा है 3 से 4 साल का, हम उसको देखते हैं कि उसे ना अपनी एज से ना काफ़ी ज़्यादा वो मैच्योर होता है। या फिर किसी भी आप XYZ किसी को भी आप अपने आसपास परिसर में देखते हैं, तो वो समझिए 20-22 साल का कोई लड़का है, लेकिन अपनी एज से बड़ी बात करता है, अपनी मैच्योरिटी से ज़्यादा बात करता है, आध्यात्मिक है, उसे पता है कि जीवन में हमें जाना कहाँ है। तो इसे ओल्ड सेल कि उसने अलग अलग जन्म, काफ़ी जन्म ले लिया है, और उसको ना सार पता चल गया है कि जीवन का सार क्या है। हम कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं। हम सब पहले एक पुत्र या पुत्री के रूप में हमारा जन्म होता है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर हमारा विवाह होता है, तो चाहे हम पति बनते हैं या पत्नी बनते हैं, जो भी, फिर हमें उसका निर्वहन करना होता है, अपना परिवार चलाना है, गृहस्थ में रह के अपने बच्चे को पालन पोषण करना है। उसके बाद में जीवन में उत्तराध होते होते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते करते आगे में अपने अध्यात्म में बढ़ते बढ़ते मोक्ष की तरफ रात जाना है। ये ओल्ड सोल को पता होता है। बट न्यू सोल्स जो होते हैं, जिन्होंने, न्यू सोल का मतलब क्या? न्यू सोल मतलब ऐसी आत्माएं, हम सब एक आत्मा है, ठीक है। शरीर आज आप इस रूप में हैं, कल किस रूप में हैं, पिछले टाइम किस रूप में थे, हमें नहीं पता। अब न्यू सोल ये होता है कि जिसने ना जन्म नहीं लिया है, जिसको आज चकाचौंध दिखाई दे रही है, आज उसको मतलब वो 40 साल का हो गया ना, फिर भी इमेच्योर है। उसको क्या है, कुछ लोगों का आपने सुना होगा, अरे क्या है, आज मौज कर लेते हैं, जीवन में कुछ नहीं रहे, ये क्या है, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, कुछ नहीं है,
क्योंकि उसे पता ही नहीं है, वो उसमें गया ही नहीं, उस रूप में उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं, वो ज्ञान ही वो अर्जित नहीं किया, तो वो यही कहेगा ना, जैसे अगर बच्चा है जिसे नहीं पता है तो उसे वो यही कहेगा कि ये कुछ नहीं होता है, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। तो ये शक्ति चल कैसे रही है? आज साइंस भी इस चीज़ को मान रहा है, और हमारे जो ऋषि मुनि थे वो उस वक्त बहुत पहले कह गए। जैसे ऋषि मुनियों ने कहा कि हमारा पूरा शरीर अणु और परमाणुओं से बना है। जब साइंटिस्ट ने चेक कर लिया कि हाँ अणु और परमाणु, वो कहते हैं ना हर एक सेकंड में अणु बन रहे हैं, फूट रहे हैं, परमाणु बन रहे हैं, तो ये शरीर हमारा पूरा इसी से बना है। तो पहले तो कोई माना नहीं, जब साइंटिस्ट ने चेक कर लिया तब कहते हैं कि हाँ यही है। तो हम भाग्यशील हैं कि हमारा भारतवर्ष में जन्म हुआ है, जो कि हमारे बहुत कई वर्षों पुराने हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ लिख गए। अगर हम वेद को पढ़े, उपनिषद को पढ़े, तो उसमें सब कुछ है। एक बात बताइए, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर गाड़ी है, अब मुझे चाहिए मर्सिडीज, तो उसे मुझे कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए बगैर खुद को हानि पहुंचाए? देयर इज अ लॉट्स ऑफ, मतलब बहुत सारी, एक विजुअलाइजेशन है कि आप अपने आप को फील कर रहे हैं जब अपनी गाड़ी चला रहे हैं आप, कि अभी समझिए कि आप कोई भी XYZ कोई गाड़ी चला रहे हैं तो उसको फील कर रहे हैं कि मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ। अच्छा। आप जब कीज़ लगा रहे हैं तो फील कर रहे हैं कि मैं जो मॉडल नंबर आपका मर्सिडीज़ है मैं उसमें बैठा हूँ, इसको आप विजुलाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि मोस्टली जब हमारा अवेकिंग मोमेंट होता है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं और जब हम सोने के वक्त, तो देखिए मैनिफेस्टेशन क्या होता है, रेमेडीज़ क्या होती है? रेमेडीज़ ये होती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात डालना। सबकॉन्शियस माइंड ही यूनिवर्स को डिलीवर करता है। तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही बात डाल लिया कि आपके पास ना ये फला फला मर्सिडीज़ है और आप इंजॉय कर रहे हैं, आपके पास फला फला ये लाइफस्टाइल है, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, और आपके साथ वही चीज़ें होने लगती है। अब मैनिफेस्टेशन लोग लिखते हैं लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं मन में डाउट होता है, नहीं अरे यार मेरे तो इतने पैसे नहीं, मिलूंगा कहाँ से? तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात गई ही नहीं, डाउट चला गया। और नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि हम सब, मैं ये नहीं कहती कि कोई संत है, तो हम सब एक प्योर सोल है। वाइट सफ़ेद चीज़ों पे बहुत जल्दी दाग लगती है, तो नेगेटिव इज़ अ ब्लैक और हम है वाइट, तो नेगेटिव चीज़ जल्दी हम पे इम्पैक्ट पड़ती है। तो जब हम नो सोचते हैं ना तो वो जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, नो कि नहीं ये नहीं हो सकता, या हम अपने खुद के ऊपर डाउट कर लेते हैं कि ये चीज़ नहीं होना है। क्या बात है। तो मतलब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वही मैनिफेस्ट कर रहा है सब कुछ। चाहे मैं ऊपर से कह रहा हूँ कि मेरी फिल्म हिट होगी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अगर डाउट है तो वो फिल्म चल नहीं सकती। हाँ, और सेकंड ठीक है सरेंडर इज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ना आप समझिए, अब किसी फिल्म को लेके आप परेशान है कि ये हिट हो रही, आप सबकॉन्शियस माइंड में एंजाइटी भी तो क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने अंदर जिद भी तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन आपने सरेंडर कर दिया, आपको अपना फुल कॉन्फिडेंस है, आप विजुलाइज कर रहे हैं, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि नहीं ये तो मेरी फिल्म हिट होनी है, बट सरेंडर भी है कि ठीक है मेरी जो भी आराध्य है ना मैंने सरेंडर कर दिया, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ ना। मेरा ऑडियंस, आप देखिए आपके लिए आपका ऑडियंस ही आपका भगवान है, आपके ऑडियंस को पता है कि आपने अपना 100% दिया है, तो वो हिट होना ही होना है, आपने सरेंडर कर दिया है, आप कुछ अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम नहीं जज कर सकते अपने ऑडियंस पे या अपने भगवान पे कि उन्होंने अगर कहा कि आपने इससे आप बेटर कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को, सपोज कोई फिल्म हिट नहीं हुई तो मतलब वो आपसे, आपके अंदर काबिलियत है कुछ और अच्छा करने की, जिसकी आपने किया भी है जी। तो ये जितने बेस्ट सबको पता है कि करण सर के अंदर और बेस्ट टू बेस्ट निकल सकता है, तो वो और ऑडियंस आपको ये करती नहीं ये चीज़ नहीं है, मैंने जो आपके अंदर देखी है ना, या फिर आपके आराध्य ने देखी है, नहीं ये तो इनके अंदर और अच्छी चीज़ है, जो मैंने इस व्यक्ति को भेजा है, इस व्यक्ति के अंदर और गुण है, वो गुण बाहर निकलना चाहिए। तो जैसे अगर आज हम शाहरुख खान को एनालाइज कर रहे जी, ठीक है, कि वो एक बहुत ही मध्यम वर्गीय घर से दिल्ली में वो आया, और कमाल की बात तो ये है कि तब मैं उसे जानता था और मेरी कोशिश थी, मैंने अपने एक प्रोड्यूसर के घर में दिल्ली में उसे बुलवाया था, मैंने कहा ये रोल तुम करोगे, और जब मैं आ गया बॉम्बे पता पड़ा डायरेक्टर ने उसको चेंज कर दिया और अब भी वो यूं दूर बैठा हुआ था और बिल्कुल हाँ किया जा रहा था, उसको रोल पसंद आया था। उसके बाद हमने खैर काफ़ी फिल्में की, काफ़ी आदान प्रदान रहा। तो अब शाहरुख खान है, एक बिल्कुल मिडिल क्लास घर से आया है, तो
वो इतना बड़ा स्टार कैसे बन गया? मतलब उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कहा होगा? देखिए, शाहरुख खान जी को जो मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना हमेशा हर चीज़ों के लिए एक लाइफ को जीते हैं। उनसे अगर पूछा जाए तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे मन्नत बनाना है, मुझे ये बंगला चाहिए। वो अपना काम करते गए और उनको पता था कि मैं बेस्ट हूँ। उनको ये मालूम था कि मैं बेस्ट हूँ, उनका कॉन्फिडेंस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सरेंडर। जब हिट भी गई तो उसको भी अच्छी तरीके से स्वीकार। आप अपने विजय को आप स्वीकार करते हैं, लेकिन पराजय को स्वीकार नहीं करते हैं। सही है। तो मुझे उनके जो जॉली नेचर है, जिस चीज़ को जैसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है मुझे करना। एक बात समझिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिल्ली का छोटे से जगह से निकलता है ना, तो उसके लिए ना एक फिल्म मिलना एक बड़ी बात है। ठीक है, वो उन्होंने उस मोमेंट को ना जिया। फिर उसके बाद एक आप ना, अगर आपने अपने अंदर ये रख लिया कि नहीं, तृष्णा, लालच कि नहीं मुझे ये चाहिए, वहाँ पे आप फेलियर होते हैं। आप जिस चीज़ को, जो चीज़ आपको मिल रहा है और उसके प्रति आप बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि नहीं मुझे इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, फिर वो आपको बढ़ता ही जाता है। आप जैसे कोई चीज़ मुझे दे रहे हैं और मैं आपको थैंकफुल नहीं, आप कब तक देते रहेंगे? तो इसमें मुझे लगता है कि वो हर चीज़ के लिए थैंकफुल थे। और जो मैंने उनका एक चीज़ और देखा है कि सपोज़ कहीं पे जब वो गिरे हैं तो उसके बाद में और ज़ोरों से उठ के वो आए भी हैं। हाँ। कम बैक भी उनका, जैसे अक्षय कुमार जी का देख लीजिए जी। कितने लगातार फ्लॉप देने के बाद में जब वो आए उस पर, उन्होंने अपने ऊपर वर्क। तो ये जो भी मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारी हार होती है या कोई चीज़ हमारा ख़राब हो जाता है, वो हमको एक टाइम मिलता है उस चीज़ों को रिकवरी करने का, अपने अंदर और बेस्ट चीज़ें हम क्या ला सकते हैं, खुद को एनालाइज करने के लिए। सफलताएं मिलती रहती है ना, तो एक्टर को भी पता होता है कि मेरी यहाँ पे मैंने 100% नहीं दिया है, लेकिन ऑडियंस पसंद कर रही है, तो वो कॉन्फिडेंस में बहते जाता है। तो यानी हम अपने ऊपर उस बुरे वक्त में या असफल वक्त में क्या काम कर रहे हैं, इस पे दारोमदार होता है कि हम दोबारा उठेंगे या नहीं उठेंगे। देखिए, मैं बुरे समय को अच्छा समय मानती हूँ। अच्छा, सुख है तो हम सबको पता है सुख के बाद दुख आना ही आना, पूरा समय सुख नहीं चलने वाला, ऐसा कोई नहीं है। तो इस चीज़ है कि हाँ, सुख के बाद तो चलो, जैसे मेरा आज अच्छा टाइम चल रहा है तो मैं सोचूंगी कि हाँ ठीक है, अब ना बुरा टाइम के लिए भी रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला है, क्योंकि ये टाइम मैंने एंजॉय कर लिया। लेकिन दुख का एक ऐसा समय होता है ना कि ये 100% पता है कि सुख का समय आने वाला है। अच्छा। हाँ। अब जैसे जब भी हमारा बुरा टाइम हो, मैं हर किसी को कहती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि जब आपके पास बुरा टाइम है ना, आपको पता है कि ये टाइम ठीक नहीं है आपके लिए, तो आप इस पर क्या करेंगे? आप ना रिकवरी करेंगे अपनी। जो चीज़ ख़राब हो चुका है उसको नहीं सुधारा जा सकता है। अब नई चीज़ का मुझे पता है कि ये 6 महीने मेरे कोई नई काम नहीं बनने वाले हैं, तो इस 6 महीने में ना मैं आगे के साल की प्लानिंग कर लूँ। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा अच्छा समय स्टार्ट होता है तब ना हम इससे रिकवरी के लिए निकलते हैं, जो हम पुराना नुकसान कर चुके हैं। तो उसके तो 6 महीने हमने ख़त्म कर दिया, फिर हमें जो अच्छे समय का फल मिलता है वो सिर्फ 6 महीने का मिलता है। तो जब बुरा समय आ गया, आपको पता है कि चीज़ें आए, तो समता के भाव में लाना है अपने आप को मोस्टली कि ठीक है ये चीज़ हो रही है ना, होने दीजिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या करना है? मोस्टली हम ना प्रॉब्लम को देखते हैं, मेरे लाइफ में ये चीज़ हो गई, मेरा ये बिजनेस फ्लॉप हो गया, मेरा ये काम नहीं चल रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? आप एक समझिए कि हर किसी के अंदर ईश्वर भी है और दैत्य भी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है, हम सब के पास अपना थर्ड आई चक्र ऐसा है कि अगर आप मेडिटेट करें, डेली मेडिटेट करें, अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट रखें, आप अपना प्रेडिक्शन खुद कर सकते हैं। अच्छा। कभी कभी आप, जैसे हम कहते हैं ना, हम इंट्यूटिव हैं, हमको इंट्यूशन आ गया कि मेरा ये काम होने वाला है, नहीं होना है। आपने भी बहुत बार कहा होगा, मुझे तो पता ही था, मैं तो कह ही रहा था ये चीज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हमारा इंट्यूशन है। हमारा इंट्यूशन हमको बताता है कि क्या हमारे साथ हो रहा है, क्या होगा और क्या हमारे साथ नहीं होगा। तो हम इंट्यूटिव रहें तो ये हमारे लिए बेस्ट है। सब कुछ हमारे अंदर है, सब हम जानते हैं, हमारा सब कॉन्शियस माइंड सब जानता है कि पिछले पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर क्या है, ये सब हमारे अंदर है। ठीक है, इतना त्रिकाल दृष्टि नहीं बन सकते हम कि हम उसको देखें, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हमें सिर्फ समता के भाव में रहना है। जो चीज़ आ गई है ना, अगर आपको अच्छा चीज़ मिल रहा है और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बुरी चीज़ को भी एक्सेप्ट कीजिए। समझिए कि मेरे कर्म का प्रारब्ध है और इसको मुझे काटना है, और इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। प्रॉब्लम को देखिए ही मत,
प्रॉब्लम जो है वो आपके पास आ चुकी है। अब प्रॉब्लम में और प्रॉब्लम क्या आएगी, अच्छा इसने ऐसा किया, अब मुझे ये और ये प्रॉब्लम, हम सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं और उसी को मैनिफेस्ट करते हैं और उसी को अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। हमें सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही होता है, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मैंने बहुत पहले एक जेम्स हेडली चेस की नॉवल पढ़ रहा था जब मैं छोटा था, तो उसमें किलर से पूछा जाता है कि तुम्हारा सक्सेस रेट 100% कैसे है। तो एक ही बात कहता है, यू लुक फॉर प्रॉब्लम्स, आई लुक फॉर सॉल्यूशंस। करेक्ट। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप तो नक्षत्रों में बहुत विश्वास रखती होंगी जी। कि नक्षत्रों का इन्फ्लुएंस हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए क्या किया जाए? अगर आपके नक्षत्र बुरे हैं तो आपका समय भी बुरा होगा, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, मैं ये कहती हूँ, फर्स्ट पॉइंट कि ठीक है, प्लैनेट्स हैं हमसे बहुत दूर हैं, यहाँ पूरे वातावरण पे, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, ये पूरे वातावरण पे आपका कंट्रोल है। आपको यहाँ मुझे बिठाना है, नहीं बिठाना है, आपके सराउंडिंग में आपका कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे ये व्यक्ति कितना हार्म कर सकता है। तो प्लैनेट्स हमसे बहुत दूर है, हमें प्लैनेट्स को प्लीज़ करना है। हमें जैसे कोई प्रॉब्लम आपका आ रहा है तो आपके पास आपका एक आराध्य होना चाहिए। बार बार मैं एक ही बात करती हूँ, आपका कोई एक आराध्य बेस, समझिए, आपका एक बेस होना चाहिए जिसको आप ये कर रहे हो कि इस चीज़ का सॉल्यूशन करना है। तो मेरे ख्याल से रेमेडीज़ में मंत्र जाप से बढ़कर कोई रेमेडी नहीं है। मंत्र जाप, अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो उसका सॉल्यूशन होता है। और दूसरा, मैंने जो पहले कहा कि प्लैनेट्स हमसे दूर है और पूरे सराउंडिंग पे हमारा कंट्रोल है, तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं। प्लैनेट्स, अब एक कोई निहारिका, किस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में कहीं निहारिका है, अब पूरा शनि महाराज मेरे ऊपर थोड़ी बैठे हुए हैं मुझे देखते हुए कि मैं ये निहारिका को मुझे है। लेकिन अगर मैंने ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी है और मैं प्रॉब्लम को सोच के मैं अपने सैटेलाइट से भेज रही हूँ कि नहीं मुझे तो और मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चाहिए, तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। हाँ, दिख रहा है कि चलिए, अब लोग बोलते हैं शनि 7.5 है शनि 7.5। ये आपके जीवन में ना, आपके जितने भी आपने कर्म किए हैं, आपके उसको पूरा निचोड़ के आपको एक प्योर फॉर्म में करके जाते हैं। जब कहते हैं ना कि शनि 7.5 की जो आखिरी के 2.5 साल होते हैं उसमें सब कुछ अच्छा देके जाते हैं, right. क्योंकि वो गुरु की तरह आपको ठोक पीट के एक बोलते हैं ना कि आपको सही कर देते हैं कि नहीं तुमने ये किया था, ठीक है इसका तुम्हें, फिर वो 2.5 साल में आपको समझ में आता है कि नहीं मुझे अब वो नहीं करना है। लेकिन वही 1-1.5 साल जब अच्छा समय जाता है, लोग भूल जाते हैं कि मैंने ये 5.5 साल कैसे निकाले हैं। तो एस्ट्रोलॉजी है, बिकॉज ये एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, वो बहुत तरीके से वर्कआउट करता है। अगर आप अपने प्लैनेट्स को देखेंगे भी कि हाँ मेरा ये समय ऐसा चल रहा था, बिल्कुल मुझे इस समय में, जैसे मैं किसी का प्रिडिक्शन करती हूँ तो पहले मैं उसको उसके पास्ट बताती हूँ कि क्या ये टाइम ऐसा था, आप इस समय में आपने ऐसा फील किया, तो हाँ ऐसा हुआ था। फिर उसके प्रेजेंट का सिचुएशन बताती हूँ कि प्रेजेंट में आप ऐसा ऐसा फील कर रहे हैं, देन दिस इज़ योर फ्यूचर। तो वो है, तो ये कोई मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, ये आपके प्लैनेट्स गुणागणित है, गणित ज्योतिष है आपके, पूरा मैं बता रही हूँ कि जो अब मुझे आपके इसमें चार्ट्स में दिख रहा है। तो जब आप दो लोगों की कुंडली देख रही हैं कि इनकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो आप कौन सी कंपैटिबिलिटी देखती हैं? जैसे इमोशनल कंपैटिबिलिटी होगी, या मतलब कितना लंबा चलेगा ये रिश्ता, कितना सुखी होगा। क्या आप सेक्स की कंपैटिबिलिटी भी देख सकते हैं कुंडली में? बिल्कुल, इसके लिए योनि मैच करना होता है दोनों की, और एक नाड़ी मैच होता है। संतान में कोई दिक्कत नहीं होगी, कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सेक्सुअल लाइफ इनका कैसा होगा, इसके लिए योनि और नाड़ी का कॉम्बिनेशन देखना होता है कि दोनों के बीच में कैसा है। अब समझ लीजिए कि कोई सर्प योनि का है, ओके, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एक राइटर हूँ तो अक्सर ऑब्जर्व करता हूँ और कुछ लोग भी बात करते हैं मुझसे। मैं देखता हूँ कि 5-7 साल में लोगों के बीच पैशन तो खत्म हो जाता है। आई मीन सम पीपल एंड लेडीज एंड men both, I mean they complain के यार सेक्स इज ओवर बिटवीन अस। तो ये भी क्या कुंडली में लिखा है? क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कुछ 90% केसेस में ये प्रॉब्लम चल रही है। हाँ,
ये कुंडली में नहीं लिखा होता है। प्रॉब्लम ये होता है ना कि जैसे जो चीज़ हमारे पास, लोगों की ना मानसिकता, हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल होती है उसको, उससे हम टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, मन भर जाता है। इंसान का एक मन है ना, जिसको मैं कहती हूँ कि बंदर जैसा है, ये चीज़ हो गया, उसको खाया, फेंका, फेंक दिया, अब वो दूसरे फल के ऊपर देखना होता है। तो उसको उसे तो लगता है कि ठीक है ये मेरी पत्नी है, घर में ही है, कहाँ जाएगी, तो उसका ध्यान कहीं और जाने लगता है। तो वो ख़त्म नहीं होता है, वो तो चलता रहता है, लेकिन लोगों का मन भटक जाता है। अच्छा। मन, और ये पहले नहीं होता था, आज की जनरेशन में ज़्यादा हो गया है, पहले नहीं होता था। पहले आप देखेंगे कि जो योगी होते थे, जो ऋषि मुनि हैं, वो साधनाएं करते थे, अपनी पत्नी को संग ले जाते थे, अपनी साधनाएं कंप्लीट होने के बाद में वो शयन सुख का भी आनंद लेते थे। अच्छा। जीवन में। इसीलिए जैसे कहा भी गया है ना, जब शादियाँ होती है तो लड़कियों को पहले समझाया जाता था कि तुम ही माँ हो, तुम ही बहन हो, और तुम ही बेडरूम में रंभा हो। तुम्हें अपने पति को कैसे खुश करना है, ये जब तुम जैसे बेडरूम में जाती हो तो तुम उसके लिए रंभा हो, आपको इस तरीके से। तो पहले के लोग जब थे ना, कि वो अपने बच्चियों को सिखाते भी थे कि आपको सारे जो रूप है ना अपने पति के साथ में, और वही पति के लिए भी था कि आपको सारे रूप अपने पत्नी के साथ में करने हैं। तो ये ऐसा नहीं है। आज लोगों के इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, और ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं, फैमिली अगर है तो फैमिली डिस्प्यूट क्रिएट कर रही हैं, फैमिली नहीं है तो अकेलापन है, उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, तो लोग ना अपने सेक्सुअल लाइफ पे ध्यान दे ही नहीं पा रहे। और ध्यान भटक ज़्यादा रहा है, ज़्यादा भटक रहा है। शादीशुदा लाइफ में इंटीमेसी एक बहुत बड़ा पार्ट रोल अदा करता है, और आपको अपनी पत्नी के साथ में मतलब एक ऐसा मोमेंट रखना चाहिए कि जब उस वक्त में ना आप माता पिता नहीं हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो एक आप माँ बाप बन जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि मैं पत्नी पति थे, हम प्रेमी प्रेमिका थे। तो उस मोमेंट को भी जीना चाहिए। जब मैं कहती हूँ ना, जैसे पति पत्नी के बीच में जब बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप ब्रेक के लिए चले जाओ, साथ में मेडिटेशन करो, क्योंकि आपका सोल कनेक्ट होना चाहता है। लेकिन आप इतना मतलब हो गए ना, आप सिर्फ ये याद कर रहे हैं कि कल मुझे इसने खाने में ना नमक ज़्यादा डाल दिया था, ये ना सिर्फ मेरे लिए ना पैसे के लिए है मेरे पास। अरे तुमने किसी को लेकर आए हो, और तुम्हारे ये लेकर ही आए थे कि मैं इसका पूरा भरण पोषण करूँगा। पत्नी रूप में आपने जब स्वीकार किया तो आप ये भरण पोषण करने के लिए ही लेकर आए थे। लेकिन इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है रिलेशनशिप में, आज के रिलेशनशिप में, कि लोग सिर्फ ना एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो उसमें ये सेक्सुअल लाइफ प्लेजर जो बोलते हैं ना, एक इमोशंस बॉन्ड होता है, वो कहाँ रह जाएगा। तो सिर्फ नीड्स हो गई है कि इंसान अपनी नीड्स पूरी करने के लिए है, तो वो जो पैशन होना चाहिए वो पैशन मिसिंग हो रहा है। अपने माता पिता के रिश्ते देखती हूँ कि लड़ाई झगड़े उनके भी होते थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति ना गलत भावनाएं नहीं होती थी। आज के रिश्तों में ना पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने का सोचते हैं कि मैं इसको कैसे डिस्ट्रॉय करूँ, और उसमें बच्चा पिसता है। फिर बच्चा बचपन से देखता है कि अरे मेरे माँ बाप के रिश्ते ऐसे होते हैं, लड़कियाँ ऐसी ही होती है, मेरे पिता कहते थे कि इसने तो मुझसे पैसे के लिए शादी किया, तो उसके दिमाग में जाता है कि नहीं, हाँ मेरी वाइफ भी ऐसी है। कुछ वर्षों पहले से चीज़ें जो ये डिवोर्स बहुत ज़्यादा मुद्दा बन गया है, जो कि हमारे भारतवर्ष में था नहीं। उन चीज़ों से ये हुआ है कि आने वाली पीढ़ी भी के दिमाग में ही उनके माता पिता ही सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं। कुंडली में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप के लिए, प्रेम के लिए पंचम भाव है, और मैरिज के लिए सप्तम भाव है, और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी सप्तम भाव है, 7th हाउस। तो ना हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैरिज जैसे क्लिक हो गया ना कि हम देखते हैं कि जैसे हमको किसी के साथ बिजनेस करना है, तो हम सोचते हैं ना कि इसके में हमें कितना प्रॉफिट है, ये अपना बिजनेस में कितना एफर्ट देगा। वैसे ही मैरिज के लिए हम देखते हैं। अब मैरिज करने के बाद हम 5th हाउस को भूल ही जाते हैं कि हमें प्रेम भी तो रखना है। देखिए, शादी जब आप करते हैं ना, तो आप दोनों वचन लेते हैं, आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें ये नहीं होता है कि आपके मम्मी के साथ में लड़की कैसे बिहेव करेगी, या आप उसके पेरेंट्स के साथ में कैसा बिहेव करेंगे, या आप अपने बच्चे के लिए, ये सब तो आप लोग ने तब तो कोई वचन लिया नहीं। लेकिन मोस्टली मुद्दे झगड़े किस बात के होते हैं कि मेरी माँ के साथ इसने बुरा बर्ताव किया, हाँ इसने मेरी माँ को ऐसे कह दिया। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब समझिए कि किसी भी लड़की की सास वो आई 20 साल 25 साल पहले, तो वो तो सोचती है कि ये तो मेरा ही घर है, ये तो नहीं आई है। देखिए, जब आप भी ससुराल में आई तो आपने भी ये सोचा कि ये मेरा घर है। लड़की को उसके माँ बाप ने समझा दिया कि बेटा अब तुम्हारा घर वही है, सही। तो आप उसको पूरी तरीके से अपना नहीं पाते हैं। मैंने बहुत से झगड़ों में जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो कहते हैं, पत्नियाँ बताती हैं कि मेरे पति कहते हैं कि तुम क्या अपने पिता के घर से लाई हो। अच्छा। अब ये कुछ बातें ना लोगों के दिल में जाके बैठती है, और वही प्रभाव करता है हमारे रिलेशनशिप में।
अगर आपके सामने भी कोई ऐसा रिश्ता आया होगा जिसमें ना रिलेशनशिप पूरा ख़राब हो गया है, लेकिन जब आप उस रिलेशनशिप को ढूंढने जाएंगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं दिखाई देगा। बट दोनों का मन एक दूसरे से इतना उचट चुका है, ये होता है हमारा बिहेवियर। लड़के ने लड़की को अपनाया नहीं, न उसके घर वालों ने अपनाया, और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि लड़की का पूरा ध्यान उसके मायके की तरफ है, क्योंकि वो वहाँ से निकल नहीं पाई है, उसने अपना एफर्ट अपने ससुराल में नहीं दिया, वही अटकी हुई है कि नहीं मैं तो ऐसे रहती थी, मेरा तो मैं अपने मम्मी के घर में मेरे तो ऐसे चलते थे मुझे। अब दूसरी चीज़ ये है, ठीक है, जैसे सास को ऐसा लगता है कि ये थोड़ी इसका घर है, ये तो मैंने बनाया है, ये मेरी गृहस्थी है। देखिए, सास चाहे 20 साल 25 साल 30 साल पहले आई हो, 40 साल पहले आई हो, और बहू चाहे आज आई हो, तुम भी बाहर से आई हो, वो भी बाहर से, अगर वो बाहर वाली है तो तुम भी बाहर से आई हो, दोनों ही आप लोग एक ही बेस पे हो। और जैसे कुछ सासें होती है कि नहीं नहीं मेरी सास ने तो ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगी, तो मतलब आपकी अवेकिंग हुई ही नहीं। आपकी सास ने जो आपके साथ किया वो आप अपनी बहू के साथ करेंगे। इसीलिए ना आज का जनरेशन क्या जा रहा है, वो मैरिज ही नहीं करेगा। आज के 10 साल आप देखिए लोग लिव इन में रहते हैं, आप देख रहे इतना डर चुके हैं, क्योंकि उनके हर किसी का आप देखेंगे बच्चों का कि उनके खुद के मदर फादर का रिलेशन ऐसा खराब होता है कि उनके दिमाग में डर बैठ गया है। आज की लड़कियां भी मैरिज के लिए रेडी नहीं होती हैं, लड़के भी ऐसा नहीं कि हम लिव इन में रह लेते हैं, बच्चे तो हमें पैदा ही नहीं करना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। मगर बच्चे अगर पैदा नहीं करने हैं तो फिर ये आबादी 140 करोड़ कैसे हुई? अब लोग कह रहे हैं कि नहीं करनी है, अब उसमें हम उस चीज़ पे डिटेल में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो चाइना में तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि हमें लिव इन करना है, शादी नहीं, हमें बच्चे पैदा नहीं करने हैं, बच्चे पैदा इस दुनिया में बच्चों को कौन लाए, तो उनकी आबादी अब नीचे जाने लगी है। उनकी गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव्स दे रही है, डेटिंग ऐप खोल के दे रही है कि आप डेट करो, आप शादी करो, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, आप बच्चे पैदा करो। लेकिन भारत को भी, हमारे देश को भी इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई पॉलिटिशियन आवाज़ क्यों नहीं लगाता है कि भैया बंद करो। यू नो, पृथ्वी तो उतनी ही है, जब हम आज़ाद हुए थे मेरा ख्याल है तब 40-50 से 55 करोड़ की आबादी थी, और फिर अब तो 76 वर्ष ही हुए हैं और आबादी देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गई है, उससे भी ज़्यादा। तो मुझे लगता है ये मुद्दा, आप क्योंकि काउंसिल करती हैं, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो 1 या 2 बस ये कहना ज़रूरी भी है। बिल्कुल, लेकिन आप आज देखिए आज के जनरेशन में जो भी शादियाँ 1-2 तो बहुत मुश्किल से मुझे दिखाई दे रहे हैं। आज की जो, अगर मैं अपने सिमिलर एज की बात करूँ, मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करूँ, तो मेरे अगर फ्रेंड्स में तो किसी को ही 1-आध बच्चा है, वरना बच्चे आज लोग प्लान ही नहीं कर रहे हैं। ये जो पहले की चीज़ें चली आ रही है ना, या फिर जो एकदम रूरल एरिया है जहाँ पे सिर्फ बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनको भी सिखाया नहीं जा रहा है कि लाइक क्या है आपको कैसे करना है, क्या ऐसा नहीं। बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं है, उसे शिक्षा देना ये आपका उत्तरदायित्व है। आपका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि उससे शिक्षा देना। उसे अगर आपने बच्चा पैदा कर दिया तो फिर तो वो पशु भी कर रहे हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, एक जीव को आप लेकर आ रहे हैं, तो उसकी कितनी आप उसे किस तरीके से परिपक्व बना सकते हैं, ये सबसे बड़ी, तो ये लोगों को सिखाना चाहिए कि आप बच्चे उतना ही पैदा करें जिसको एक सही बेस आप दे सकें। मेरा ख्याल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमें इस बात को एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं फिर चाइना का एग्जांपल दूंगा कि अगर आपके 1 से या 2 से ज़्यादा बच्चे थे तो आप शंघाई में रह नहीं सकते थे, आपको बाहर रहना होता था। तो एक तरह की पेनल्टी हो जाती है ना, तब जाकर ये बात कंट्रोल में आएगी, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज तो उतने हैं, पृथ्वी तो उतनी ही है। तो एक घर में 4 लोग रहते थे, अब 16 रहते हैं, कल 32 रहेंगे, फिर 64 रहेंगे, तो वो घर जाएगा कहाँ? देखिए, अगर इसमें पॉलिटिक्स वे से बात किया जाए तो ये जो ना अलग धर्मों के बीच में जो लड़ाई चल गई है, जिस धर्म के लोग कम हैं, जनसंख्या भी वहीं बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें कैप्चर करना है। अलग आपने सटीक तीर मारा है। हाँ आपके आसपास आप देखिए जितने हिंदू हैं, कितने बच्चे हैं उनके, 1 या 2 आपको मिलेंगे, वो ऑलरेडी। लेकिन जो दूसरी धर्म के लोग हैं, जिसे दिख रहा है कि नहीं हिंदू की आबादी बढ़ रही है, आज हिंदू एक हो रहे हैं, वो जनसंख्या बढ़ाने पे ये कर रहे हैं।
आपने कहा था कि आप कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल कह ही दिया। देखिए ये पूरी इस कुर्सी पे बैठते वक्त मैंने ये सोचा था कि ऐसा कुछ ना कहूँ, लेकिन आप ना सच्चाई फैक्ट आपने मेरे मुंह से निकाले, सच्चाई निकलवा दी। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आप एस्ट्रोलॉजर्स अक्सर, मुझे नहीं, आपके बारे में नहीं कह रहा, कहते हैं कि भाई पन्ना पहन लो या नीलम पहन लो या कोई मूंगा या मून स्टोन व्हाटएवर वो पहन लो। तो अगर अब ये जेम स्टोन्स तो आते हैं बड़े महंगे, तो पन्ना की, अगर पन्ना कोई अफोर्ड न कर पाए तो उसे उसकी जगह क्या रखना या पहनना चाहिए? देखिए जैसे पन्ना एक बुध रत्न का बुध ग्रह का रत्न है। अब इसमें ना अगर आप पन्ना नहीं पहन सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट आता है पेरिडॉट, वो पहन सकते हैं। पेरिडॉट हीलिंग स्टोन है। आप गणेश जी की साधना कर सकते हैं। अच्छा, वो सेम ही है? सेम ही है। देखिए मैं जो पहले कह रही हूँ कि सबसे बड़ा उपाय मंत्र जाप। आप मंत्र जाप, अब जैसे पुखराज है, आप पुखराज नहीं पहन सकते तो केले की जड़ पहन सकते हैं। किसी को आपने नीलम रिफरेंड किया कि हाँ नीलम पहनिए, आपके शनि के लिए आप नीलम पहनिए। नीलम नहीं पहन सकते तो आप विधारा मूल जड़ पहन लीजिए। वो क्या? विधारा मूल एक पौधा है, उसका जड़ है, वो नहीं पहन सकते हैं तो धतूरा होता है, आपने सुना होगा, धतूरा का जड़ पहन सकते हैं। तो ऐसे जड़ों से भी बहुत सारी चीज़ों का उपाय किया जा सकता है। अच्छा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे रत्न ही खरीदें। रत्न पावरफुल होते हैं, और मैं तो सबसे ज़्यादा रेफर करती हूँ रुद्राक्ष। आपको लगता है कि आपने खुद भी तो रुद्राक्ष पहना हुआ है जी, तो आपको लगता है कि रुद्राक्ष से क्या, व्हाट आर द गेन्स, बेनिफिट्स ऑफ रुद्राक्ष? देखिए रुद्राक्ष के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। बेनिफिट ही बेनिफिट है। अच्छा, आप कोई भी चीज़, एक तो प्रोटेक्शन देता है आपको, विजडम देता है रुद्राक्ष। और आप ऐसा लगता है कि रुद्राक्ष क्या है, महादेव का अश्रु। आप सबसे अनमोल चीज़ लेके घूम रहे हैं। महादेव का अश्रु, आंसू है? हाँ, ऐसे कहा जाता है कि ये महादेव के अश्रु हैं, तो आंसू हैं, उसको लेके आप घूम रहे हैं। ठीक है, महादेव की कृपा है। तो जैसे रुद्राक्ष के लिए भी, जैसे सूर्य के लिए एक मुखी है, चंद्रमा के लिए 2 मुखी है, ऐसे अलग अलग ग्रहों के लिए रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशंस भी होता है। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो पॉलिटिशियन क्लाइंट्स हैं, तो उनको मैं 7, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बना के देती हूँ। 7 मुखी हो गए शनिदेव के लिए, 8 मुखी हो गए राहु के लिए, 12 मुखी हो गए सूर्य के लिए। और सपोज़ किसी का सूर्य बहुत अच्छा है और वो ये सांसारिक भौतिक दुनिया का नहीं है, ऐसे भी पॉलिटिशियन हैं जो कि एक्चुअल में लाइफ में अचीवमेंट चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो बहुत रेयर हैं। तो उनको मैं एक मुखी रुद्राक्ष कहती हूँ। अच्छा, जो कि साधना में है। एक मुखी रुद्राक्ष हर कोई नहीं पहन सकता, एक साधक पहन सकता है, तो अच्छा गेन कर रहे हैं। एक मेरे क्लाइंट हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, उनको उनकी कोई ज़मीन थी सातारा में, और वो ज़मीन चली गई जिसके गवर्नमेंट की तरफ से उनको काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिला। बट वो उनको एक मुखी रुद्राक्ष मैंने पहनाया हुआ है। वो इतने अपने लाइफ में डिटरमाइंड थे कि जैसे उनको जब पैसे मिले ना उस ज़मीन से, तो उन्होंने कि मैं तो करोड़पति बन गया, मैं आज एक 3 स्टार पुलिस वाला हूँ, मैं इसको छोड़ दूँ अपना जॉब। उन्होंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, वो कंटिन्यू करें। उस पैसों को उन्होंने सही यूटिलाइज़ किया, गरीब बच्चों के लिए अपने गाँव में स्कूल खोला अच्छे खासे पैसों से। आज वहाँ पे बोलते हैं कि एक IGC बोर्ड का वो स्कूल चला रहे हैं कि जो उस क्षेत्र में नहीं था। तो अब वो थे साधक, उन्हें पता था कि अपने पैसों को कहाँ यूटिलाइज़ करना है। और जो साधक नहीं है, जो भौतिक दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, वो तो कहेंगे कि अरे मैं ना एक बंगला बनाता हूँ, फिर एक मर्सिडीज़ लेता हूँ, ये करता हूँ, कितना मैं अपने लिए, ये सही ज़मीन मेरे दादा ने खरीदा था, ये ज़मीन गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी, मैंने बेच दी और मुझे तो करोड़ों रुपए मिल गए इससे। रुद्राक्ष के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप मदिरा पान का सेवन नहीं कर सकते हैं, आप मांस मदिरा नहीं खा सकते। आप जब आप अपने किसी भी संबंध में जाते हैं, आप इंटीमेसी होते हैं, तो आपको रुद्राक्ष को निकालना पड़ता है और इससे ना हमेशा कंडीशनिंग करनी पड़ती है। एटलीस्ट 3 महीने में, 6 महीने में इस पे मंत्र जाप करके इसको एक्टिवेट रखना पड़ता है। अच्छा। और इससे ना आपने जैसे कहा ना कि कितने भी अगर जैसे हीरे होते, मोती होते, मैं निकाल देती, जब आपने इसको कहा था नहीं मेरा दिल नहीं, रहने दीजिए मैं इसे नहीं निकाल सकती। बहुत सुंदर,
बातें तो ख़त्म नहीं होंगी निहारिका, लेकिन हमें ये पॉडकास्ट ख़त्म करना पड़ेगा जी। अनफॉर्चुनेटली, बट आई एम श्योर कि आज देखने वालों ने इन्जॉय किया होगा, आपको सुन के उनका ज्ञान ध्यान दोनों बढ़ा होगा। आपको एक छोटी सी हम गिफ्ट देना चाहेंगे बक बक विद करण राजदान की तरफ से। Sure. आंखें बंद कर लें तो हम आपके सामने ले आए। जी जी। ये फोसे इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, तोहफा है। मैं चाहूँगा कि आप इसे स्वयं खोलकर देखें। मैं चाहूँगा कि आप अगर दिखाना चाहें तो दर्शकों को दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और मेरे अच्छे समय के लिए। अब इसे पहनने के बाद मेरा समय अच्छा हो जाएगा। अच्छा। हाँ। और आप बता रही थी ना कि हर जगह अलग कलर की वॉच पहन के जाना चाहिए, वो क्या था? नहीं, मैं ये कह रही थी कि ये वॉच, रिस्ट वॉच का ना हमारे लाइफ में बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट है। इससे भी हम अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में। जैसे आप जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, शूट के लिए जा रहे हैं, तो मोस्टली आप सिल्वर और गोल्डन वॉच पहनिए या टू टोन पहन सकते हैं। जैसे ब्लू ब्लैक उसको अवॉइड कीजिए, ये आप जो अपने पार्टीज़ वगैरह हैं उसके लिए रखिए। और वॉच आपके ना ढीले नहीं होनी चाहिए, एकाग्रता में कमी आती है। अगर आप टाइट वॉच पहनते हैं तो आपकी एकाग्रता में सही होता है, मतलब टाइट लाइक फिट होना चाहिए, नॉट अ टाइट, फिट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि इसका जो शेप है, अगर आप बिजनेस या इस चीज़ के लिए पहनते हैं कि लाइफ में मैं अबंडेंस क्रिएट करूं, तो सर्कल या स्क्वायर होना चाहिए। ओके। वॉच का यानी वाड़ा टेढ़ा इस तरह की वॉचेस जो आजकल आ रही है। हाँ, पार्टीज़ के लिए पहन सकते हैं आप, शौक रखते हैं, लेकिन जब आप अपने वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में मोस्टली आप सोचिए कि सिल्वर गोल्डन या सिल्वर गोल्डन मिक्स टू टोन पहनिए आप, या गोल और स्क्वायर होनी चाहिए। हाँ, राउंड या स्क्वायर होनी चाहिए। बाकी आप अपने पार्टी लाइफ में कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, कुछ भी पहनिए। थैंक यू निहारिका, थैंक यू सो वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर। आप आए, आपने 4 चांद लगा दिए बक बक विद करण राजदान में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।